Hello everyone, welcome to the English class. I will be uploading free English videos. फ्री इंग्लिश वीडियोस अपलोड की जाएंगी इस चैनल पे EPFO के लिए एंड फॉर जनरल इंग्लिश हु वांट्स टू लर्न इंग्लिश फॉर एनी एग्जाम्स, बी इट SBI क्लर्क और SBI PO, any exams for general English videos. So please subscribe the channel to get notification of the upcoming videos. So let's get started with the video. Our first question, पहला question, which one of the following phrasal verbs may be used in the blank space in the sentence? No one knows how it all happened. कोई नहीं जानता ये कैसे हुआ. तो happened को हम लोग को रिप्लेस करना है किसी phrasal verb से. तो कौन सा phrasal verb होगा? Came across, came into, came about या फिर came forward. सबसे पहले अगर आप फ्रेजल वर्ब को फिल करना चाहते हैं तो आपको उसका मतलब मालूम होना चाहिए, तभी आप एलिमिनेट कर सकते हैं. तो केम अक्रॉस का मतलब होता है टू मीट समवन बाय चांस और सडनली. फॉर एग्जाम्पल, yesterday I was walking back home when I came across an old friend of mine. I suddenly met an old friend of mine, right? Came into मतलब होता है किसी नई स्टेट, न्यू स्टेट में आना या प्लेस में आना. और उसका एक और मतलब ये होता है, सपोज अगर किसी की डेथ हो जाती है जिसके वजह से आपको पैसे मिलते हैं. शी केम इन टू अ गुड फॉर्च्यून व्हेन हर अंकल डाइड. ओके, तो ये दोनों गलत हो गए, ये दोनों नहीं होंगी. देन द फोर्थ वन इज केम फॉरवर्ड. केम फॉरवर्ड मतलब होता है कि बाहर निकलना और अपने आप को प्रेजेंट करना. The teacher asked the three boys to come forward and take the award. Okay, so the answer should be came about. Came about का मतलब होता है to happen. ठीक है, यहाँ पे सबका मतलब दिया हुआ है जितने भी phrasal verb थे. Came across, came about, came into and came forward. Let's go to the second question. Which one of the following phrasal verbs may be used in the blank space in the sentence? फिर से वही करना है जो फर्स्ट क्वेश्चन में हुआ. आई हैव टू डैश दिस वर्क बिफोर आई लीव टुमारो मॉर्निंग. सो आई हैव टू फिनिश दिस वर्क बिफोर आई लीव टुमारो मॉर्निंग. मुझे ये काम ख़त्म करना है कल सुबह निकलने से पहले. तो यहाँ पे कौन सा फ्रेजल वर्ब आएगा? क्लियर अप, क्लीन अप, फिनिश अप या फिर डू अवे विथ. तो क्लियर अप, क्लीन अप मतलब क्या होता है? क्लीन अप मतलब होता है साफ कर देना, जो कि नहीं होगा, तो क्लीन अप इज रॉन्ग. डू अवे विथ मीन्स किसी चीज़ को ख़त्म कर देना. पूर्ण विराम लगा देना किसी चीज़ पे. अगेन डू अवे विथ नहीं हो सकता. इसका मतलब टू रिमूव भी होता है, तो नहीं हो सकता. तो क्लीन अप एंड डू अवे विथ कैंसिल हो गए. क्लियर अप एंड फिनिश अप, वी कैन नॉट यूज फिनिश अप बिकॉज फिनिश इज ऑलरेडी हियर. तो क्लियर अप इज द करेक्ट आंसर. I have to clear up this work before I leave tomorrow morning. Okay, so answers are given. Meaning of each phrasal verb is given here. Please read. Third question, which of the following preposition, यहाँ पे हम लोग को preposition का use करना है space को fill करने के लिए. He lived a hand dash mouth existence surviving on just a few rupees a week. अ हैंड डैश माउथ एग्जिस्टेंस, अगर आप ये ईडियम पढ़े होंगे तो आपको इसका मतलब मालूम होगा. अ हैंड टू माउथ एग्जिस्टेंस, अ हैंड टू माउथ का एग्जिस्टेंस का मतलब ये होता है आपके पास इतना ही पैसा है जितना कि आप उसमें अपना गुजारा कर सकें. ठीक है, एनफ आपके पास हार्डली एनफ फूड या फिर मनी है टू लिव ऑन. ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज 2. लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, यहाँ पे जो कैपिटल लेटर में फ्रेज दिया गया है उसका मतलब बताना है. देर इज़ नो मीनिंग टू क्राई ओवर द स्पिल्ड मिल्क सिंस द मैटर इज ओवर. एंड द ऑप्शंस आर नो यूज ऑफ वरिंग अबाउट, नो यूज ऑफ स्पिलिंग नाउ, नो यूज ऑफ सेलिब्रेशन, नो यूज ऑफ आस्किंग फॉर. ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? नो यूज ऑफ स्पिलिंग नाउ मतलब अब कुछ करने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो ये नहीं होगा. नो यूज़ ऑफ सेलिब्रेशन, खुशियाँ मनाने का अब नहीं. नो यूज़ ऑफ आस्किंग फॉर मतलब कुछ मांगना, अगेन ये नहीं होगा. नो यूज़ ऑफ वरिंग अबाउट, अब चिंता करने से कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि मैटर ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है. नो
टू क्राई ओवर द स्पिल्ड मिल्क मीन्स टू एक्सप्रेस रिग्रेट, चिंता जताना, दुखी होना जो उस चीज़ के लिए जो चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज अ सब्सटीट्यूट फॉर द वर्ड्स रिटन इन कैपिटल लेटर्स? सर्विंग द सफरर्स इज ट्रू ह्यूमन सर्विस। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ जो दुखी लोग हैं, जो पीड़ित हैं, उनको अगर हम लोग उनकी सेवा करेंगे तो ये एक ट्रू ह्यूमन सर्विस है। अब इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद इसकी टोन से क्या पता चलता है कि ये पॉजिटिव वे में लिया गया है? तो क्या ऑप्शन ए हो सकता है अ रिस्की जॉब? नहीं, गलत। बी हो सकता है एन अमेजिंग जॉब। सी भी हो सकता है एन एक्सेलेंट वर्क। डी नहीं होगा एन अनवांटेड जॉब। नहीं, किसी की हेल्प करना, जब वो बहुत मुसीबत में हो तो ये गलत नहीं होगा, तो ये गलत होगा उसके लिए। तो हम लोग की दो ऑप्शन होंगे, या फिर अमेजिंग जॉब या फिर एन एक्सेलेंट वर्क। इट कैन नॉट बी एन अमेजिंग, ऑप्शन बी सी में बहुत क्लोज जो है वो एक्सेलेंट वर्क है। अमेजिंग जॉब इट कैन नॉट बी, सो इट हैज़ टू बी एक्सेलेंट वर्क। अब ह्यूमन सर्विस का मतलब क्या होता है? इट मीन्स वेरी गुड, हार्ड एंड वैल्यूएबल वर्क जो कोई करता है स्पेशली टू सपोर्ट अ कॉज, कोई अच्छे काम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सिनोनिम, हम लोग को सिनोनिम बताना है, मतलब कि समानार्थक शब्द बताना है। ठीक है, जो द फंडामेंटल कैरेक्टर ऑफ एन इंडिविजुअल डिफाइंस हिज एंटायर लाइफ, जो फंडामेंटल कैरेक्टर होता है, जो भौतिक स्वरूप होता है किसी भी इंसान का, वो उसकी पूरी ज़िंदगी को डिफाइन करता है, पूरी ज़िंदगी को दर्शाता है। ठीक है, तो क्या ये प्रोडक्टिव हो सकता है? नहीं, प्रोडक्टिव का मतलब होता है कि सपोज़ हम कोई मेथड अपनाएं और फिर हम बोले ये इतना फ्रूटफुल नहीं था, ये इतना प्रोडक्टिव नहीं था। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज़ रॉन्ग। ऑप्शन सी सक्सेसफुल मतलब सफल, अगेन कैरेक्टर और सफल यहाँ पे ठीक से लिंक नहीं हो रहे, दिस इज़ रॉन्ग। इफेक्टिव, द इफेक्टिव कैरेक्टर, नहीं कैरेक्टर इफेक्टिव नहीं होगा, करेक्ट। द आंसर शुड बी एसेंशियल। ओके, let's get to the next question. Again in this sentence हम लोग को जो कैपिटल लेटर्स में जो वर्ड दिया हुआ है उसका मतलब बताना है। समानार्थक शब्द, she has the habit of using the hackneyed and redundant examples from her past even while dealing with future generation. ठीक है, मान लीजिए अगर आपको किसी भी वर्ड का मीनिंग नहीं आता है, उसके बावजूद भी आप उसका मीनिंग निकालने में कोशिश कर सकते हैं और बहुत हद तक सही भी हो सकते हैं। कैसे? आपको सेंटेंस पढ़ना है, फिर देखना है सेंटेंस की टोन क्या है, क्या वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, सार्काज़म है, मतलब कटाक्ष कसा जा रहा है, ये सब देखिए। तो इस सेंटेंस को पढ़ते हैं, शी हैज़ द हैबिट ऑफ यूजिंग द हैकनीड एंड रिडंडेंट एग्जाम्पल्स फ्रॉम हर पास्ट। रिडंडेंट का मतलब क्या होता है? अगर रिडंडेंट का मतलब मालूम होगा तो आप हैकनीड का भी कुछ तो मतलब निकाल ही सकते हैं। तो रिडंडेंट, तो जो पहले हम लोग देखते हैं क्या इसमें फिट होगा, क्या इनडिफरेंट फिट हो सकता है यहाँ पे? शी हैज़ द हैबिट ऑफ यूजिंग द इनडिफरेंट एंड रिडंडेंट एग्जाम्पल्स। इनडिफरेंट क्या होगा? मतलब कि जिस पे कि किसी चीज़ का असर ना हो, इनडिफरेंट है, न्यूट्रल नहीं होगा। क्या कोई भी हैबिट, क्या कोई भी जो एग्जाम्पल है वो इमेजिनेटिव हो सकता है? नहीं, हम लोग तो पीछे अपने लाइफ में पास्ट में जा रहे हैं और फिर बता रहे हैं, तो वो इमेजिनेटिव नहीं होगा, काल्पनिक नहीं होगा। क्या वो इम्प्रेसिव, क्या यहाँ पे इम्प्रेसिव बैठेगा, क्या लिंक करेगा? सी रिडंडेंट के साथ इम्प्रेसिव नहीं जाएगा, सो इट विल बी क्लीशेड, मतलब घिसा पिटा। ठीक है, साधारण, शी हैज़ द हैबिट ऑफ यूजिंग द क्लीशेड एंड रिडंडेंट एग्जाम्पल्स फ्रॉम हर पास्ट। अब देखिए क्लीशे का मतलब क्या होता है, या फिर हैकनीड, घिसा पिटा। आप लोग तारक मेहता का उल्टा चश्मा अगर देखते होंगे तो उसमें जो भिड़े हैं वो क्या बोलते हैं, हमारे ज़माने में, वो हमेशा हैकनीड एंड रिडंडेंट एग्जाम्पल्स देता है, मतलब घिसा पिटा एग्जाम्पल। ओके, लेट्स गेट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, फिर से इसमें समानार्थक शब्द बताना है हम लोग को। शी इज़ एन इमैक्यूलेट सोल हुज प्रेजेंस मेक्स ऑल द डिफरेंस।
तो ठीक है, इसमें क्या अनपैरेलल्ड, अनपैरेलल्ड का मतलब होता है अनमैच्ड, जिसकी तुलना ना की जा सके। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, असाधारण। देन एक्साइटेड, ऑप्शन बी इज रॉन्ग, एक्साइटेड नहीं हो सकता। ठीक है, देन लेट्स गो टू ऑप्शन सी, शी इज़ एन इमैक्यूलेट, शी इज़ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोल। हाँ, ये हो सकता है। लेट्स गेट टू दी अनपैरेलल्ड, सोल को क्या मैच किया जा सकता है? नहीं, तो फिर ये गलत हो गया। स्पॉटलेस या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। इमैक्यूलेट का मतलब होता है वेरी प्योर, स्पॉटलेस, क्लीन। So option is spotless. Let's get to the next question. Which one of the following is the antonym of the word written in capital letters in the sentence? There is a great deal of enmity. अब E आया, most of the times ये होता है कि E का opposite A हो जाता है, enmity, amity. ठीक है। अब देखिए, डिस्प्यूट और हॉस्टिलिटी दोनों ही इसके सिनोनिम हो सकते हैं, लेकिन एंटोनिम नहीं होंगे, क्योंकि एनमिटी का मतलब क्या होता है? दुश्मनी। अगेन डिस्प्यूट मतलब कि लड़ाई झगड़ा। हॉस्टिलिटी अगेन अ नेगेटिव वर्ड। तो कोऑपरेशन, कोऑपरेशन मतलब होता है सहयोग, तो सहयोग नहीं होगा। एनमिटी मतलब दुश्मनी, तो एमिटी मतलब दोस्ती, फ्रेंडलीनेस। ठीक है, तो एमिटी इज द करेक्ट आंसर। Which one of the following is the synonym of the word written in capital letters in the sentence? Okay, she was reluctant to sell her car. Okay, she was reluctant to sell her car. Reluctant का मतलब होता है क्या वो हैप्पी है? नहीं, हैप्पी इज रॉन्ग। हम लोग को बताना है सिनोनिम, समानार्थक। तो हैप्पी इज नॉट, अनविलिंग, एंशियस। ओके, आई थिंक इन दिस क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग को अच्छा ठीक है, एंटोनिम बताना था, लेकिन वो सिनोनिम कर लेते हैं। तो रेलुक्टेंट मतलब होता है झिझक, झिझकना। ठीक है, अगर इसका यहाँ पे एंटोनिम पूछा होता तो सही आंसर होता ईगर, मतलब आतुर। क्योंकि यहाँ पे सिनोनिम लिखा हुआ है तो सही आंसर होगा यहाँ पे अनविलिंग, झिझकना। शी वॉज अनविलिंग टू सेल हर कार, शी वॉज रेलुक्टेंट टू सेल हर कार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एंटोनिम? यहाँ पे एंटोनिम बताना है। I cannot comply with the queer regulations of your land. Queer का मतलब होता है strange, मतलब अजीब। ठीक है, तो strange, फिर ऑप्शन है strange, nimble, everyday, customary। अगर आपको सबका मतलब मालूम होगा तो आप तुरंत बता सकते हैं। queer मतलब होता है strange, तो strange तो नहीं हो सकता। nimble, nimble नहीं होगा। everyday, एवरीडे मतलब रोज़ाना नहीं होगा। कस्टमरी क्या होता है? जो रिवाज हैं, जो यूजुअल रिवाज हैं, जो रोज़ होते हैं, रोज़ाना, रिवाजी। ठीक है, तो यहाँ पे होगा कस्टमरी। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन इज कस्टमरी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ सेंटेंस एज यू नो? ओके, इसमें हम लोग को गलत पार्ट को ढूंढना है। एज यू नो दैट द इग्नोरेंट आर इजिली डूब्ड। ओके, तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन बी, एज यू नो दैट दी इग्नोरेंट्स, एस लगेगा, प्लूरल फॉर्म, आर इजिली डूब्ड। अब शायद बहुत लोग ये भी सोच रहे होंगे कि ये तो एज यू नो ऑप्शन सी होना चाहिए, एज यू नो दैट द इग्नोरेंट इज इजिली डूब्ड, लेकिन नहीं, ऑप्शन बी होगा। इसका रीज़न ये है कि हम लोग को जनरलाइज करना है। जब कोई सेंटेंस आता है तो वी कैन नॉट बी वेरी स्पेसिफिक, वी हैव टू जनरलाइज इट। तो क्या पूरी दुनिया में एक ही इग्नोरेंट इंसान होगा? सपोज देर इज़ अ पर्सन मिस्टर एक्स, तो क्या वही एक इग्नोरेंट इंसान है पूरी दुनिया में और कोई नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत सारे इग्नोरेंट लोग होंगे। सो इसीलिए एज यू नो दैट द इग्नोरेंट्स आर इजिली डूब्ड, सो एरर इज इन ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। which one of the following parts of the sentence again has an error? Don't ask him how he is, because if he starts talking about his health, you will never get off from him. The error is in the third part of the sentence, get off from him. यहाँ पे जो preposition from का यूज़ हुआ है वो गलत है, only get off him होगा। मतलब don't ask him how he is if he starts talking about his health. उससे मत पूछना कि वो कैसा है, क्योंकि अगर वो एक बार अपने हेल्थ के बारे में बोलना चालू करेगा तो वो तो उसको हटाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा।
टू गेट ऑफ फ्रॉम हिम, तो उससे दूर जाना, उसके पास से जाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो गेट ऑफ एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब यही होता है, ठीक है। तो वी डोंट हैव टू यूज एनी प्रपोजिशन विद इट। व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कैन बी यूज्ड एज अ सब्सटीट्यूट, हम वर्ड बताना है हम लोग को फ्रेज के लिए। अ नर्सरी वेयर चिल्ड्रन ऑफ वर्किंग पेरेंट्स आर केयर्ड फॉर, एक ऐसी जगह जहाँ पे जो पेरेंट्स जो काम पे जाते हैं वो अपने बच्चों को छोड़ कर जाते हैं, ठीक है। तो उस जगह का क्या नाम है? क्या उस जगह का नाम स्कलर? नहीं, स्कलर कौन होता है? जो नाव होता है, नाव में जो नाविक, जो नाव का पहिया जो पेडल होता है वो मारता है, उसको बोलते हैं स्कलर। डॉर्मेट्री मतलब हॉस्टल, रिफेक्ट्री कॉलेज या फिर स्कूल में जो मेस होता है जहाँ पे खाना मिलता है उसको रिफेक्ट्री बोलते हैं। जो क्रेश होता है, क्रेश, यहाँ पे बच्चों को छोड़ा जाता है, जो पेरेंट्स अपने काम पे जाते हैं वो अपने बच्चों को छोड़ के जाते हैं ताकि उनकी देखभाल हो सके, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इज क्रेश। 18. Which one of the following words can be used as a substitute for the phrase that which cannot be taken by force? ठीक है, जिस चीज़ को फोर्स से नहीं लिया जा सके। इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल मतलब जो किया ना जा सके। इम्प्रोबेबल, अगेन सेम। इम्पेकेबल, इम्पेकेबल मतलब होता है फ्लॉलेस, जिसमें कोई भी गलतियाँ ना हो। फॉर एग्जाम्पल, सचिन तेंदुलकर्स बैटिंग स्टाइल इज इम्पेकेबल, ठीक है। देन इट द करेक्ट आंसर शुड बी इम्प्रेग्नेबल। देखिए, जब एग्ज़ाम हो तब आप लोग एलिमिनेशन मेथड का भी यूज़ कीजिएगा। सपोज अच्छा इम्पॉसिबल का ये मतलब नहीं हो सकता तो ये कैंसिल, इम्प्रोबेबल, तो इससे क्या होगा, आप लोग बहुत क्लोज आ जाएंगे करेक्ट आंसर के, ठीक है। मेक यूज़ ऑफ दैट, चेक द टोन ऑफ द सेंटेंस, किस टोन में जा रहा है, पॉजिटिव वर्ड, नेगेटिव वर्ड। अगर आप ये सब चीज़ भी देखें तो बहुत सारे राइट आंसर्स आप लोग मार्क कर सकते हैं। एंड बी वेरी रिलैक्स्ड व्हाइल गिविंग एग्जाम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एप्रोप्रिएट क्वेश्चन टैग, ठीक है। क्वेश्चन टैग लेना है, बताना है हम लोग को क्या होना चाहिए। सबसे पहले ये याद रखिए, अगर पॉजिटिव है फर्स्ट पार्ट तो दूसरा पार्ट नेगेटिव होगा क्वेश्चन मार्क में। टेक अ सीट, शैल यू नहीं होगा। टेक अ सीट, वुड यू नहीं। टेक अ सीट इज पॉजिटिव, तो हम लोग को एक नेगेटिव लाना है। नेगेटिव मीन्स नॉट का यूज़ होना चाहिए। तो वुड यू अगेन नहीं, शैल यू रॉन्ग। तो क्या ये होगा, टेक अ सीट, कांट यू मीन्स हम तो ऑलरेडी सीट ऑफर कर रहे हैं, उसके बाद हम कांट यू क्यों बोलेंगे। तो टेक अ सीट, वोंट यू, आप सीट लीजिए, क्या आप नहीं लेंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, अगेन हम लोग को क्वेश्चन टैग का है। एनी वन कैन मेक मिस्टेक्स, इजंट इट। एनी वन का मतलब क्या हुआ, प्लूरल है, बहुत सारे लोग हैं, करेक्ट। तो इजंट इट अगेन रॉन्ग। एनी वन कैन मेक मिस्टेक्स, शैल दे, नो, ये नहीं होगा, हम बताए थे एक नेगेटिव होना चाहिए। एनी वन कैन, अगर कैन का यूज़ किया हुआ है तो दूसरे पार्ट में भी कैन होगा और एक नेगेटिव के साथ, नॉट के साथ। एनी वन कैन मेक मिस्टेक्स, कांट दे। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजल वर्ब्स may be used in the blank space in the sentence? Okay, he is fond of art and seems dash to be an artist, ठीक है। ही seems suited to be an artist, तो suited word का replacement ढूंढना है हम लोग को। fit out नहीं, हम लोग क्या बोलते हैं, भगवान उनको बहुत ही टाइम लेके बनाए होंगे, मतलब कट किए होंगे, मिट्टी से कट करते हैं तभी तो किसी को बनाते हैं। तो द करेक्ट आंसर शुड बी ही इज फॉन्ड ऑफ आर्ट एंड सीम्स कट आउट टू बी एन आर्टिस्ट। ट्राई टू गो थ्रू, कोशिश कीजिए आप लोग फ्रेजल वर्ब पढ़ते रहें, ठीक है। उसके बाद आई विल डेली पोस्ट, नॉट डेली, मे प्रोबेबली ऑन ऑल्टरनेट डेज हम वीडियोस पोस्ट करेंगे विद प्रैक्टिस क्वेश्चन 15-20, जैसे कि एग्जाम में आता है, विद टू स्पॉट द एरर एंड fill in the blanks, close test, then phrasal verbs, preposition. I will try to and I will also make videos, हम videos बनाएंगे जिसमें noun, pronoun ये सबको explain करके दिया होगा, ठीक है। and also about grammatical rules जो follow करने चाहिए जब हम लोग spot the error कर रहे हैं। I will post them. Please subscribe the channel and like the videos if you like it. Okay, next question, which one of the following phrasal verbs may be used in the blank space in the sentence? We were happy in the beginning but now all troubles have appeared. ट्रबल्स अगर आती है ना तो मतलब वो इमर्ज हुई, निकली, तो क्या होगा, वो क्रॉप्ड अप, दे क्रॉप्ड अप सडनली। ओके,
सो वी वर हैप्पी इन द बिगनिंग बट नाउ ऑल ट्रबल्स हैव क्रॉप्ड अप। कम अबाउट का मतलब हैपन होता है, ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। कम आउट नहीं, वो कम आउट नहीं होगा यहाँ पे, कम आउट मतलब बाहर निकलना, नो दे हैव जस्ट इमर्ज्ड, ठीक है। रस्ट इन नहीं, रस्ट इन भी नहीं होगा। सो दैट्स ऑल in today's class. So thank you for watching the video, and please do like, share and subscribe if you like it, and also to get the notification of the videos I will be posting। जो हम videos upload करेंगे उसकी notification अगर आप लोग को चाहिए तो फिर please इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। Thank you and all the best for your exams. Stay safe.